अब ये ऐसा क्या हुआ कि जो लड़ाई 13 सालों से चल रही थी, वो 13 दिन भी नहीं चली और असद जो है वो एकदम से गायब हो गया। इस पूरी जो जो घटना है उसका जो लीडर है वो है अल मोहम्मद अल जवाली, जो कि इनको पूरे इसको रेबल ग्रुप को लीड कर रहे हैं। सीरिया में एक बहुत यूनिक केस था कि सीरिया जो है वो सुन्नी मेजोरिटी नेशन है और असद जो थे वो शिया थे। आप ये समझ लीजिए कि शेख हसीना और जो अशरफ गनी के साथ जो हुआ अफगानिस्तान में वही एक तरह से हुआ, और जो श्रीलंका में भी हुआ था जो हम लोगों ने देखा, ये प्रॉपर तख्ता पलट है और सीरिया की जनता इससे खुश है। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। शायद ये बात सीरिया के राष्ट्रपति के लिए सटीक बैठे। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर और India.com पे एडिटर्स टेक देख रहे हैं आप। हमारे एडिटर आज हमारे साथ हैं तनवीर सर। आइए सर से जानते हैं कि क्या है सीरिया का माहौल और वहां पे ऐसे तनावपूर्ण सिचुएशन क्यों बनी हुई है। देखिए, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि सीरिया आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बेशक न्यूज़ वालों के लिए जो सीरिया में जो हुआ है ये आउट ऑफ सिलेबस है, और जो इसको मैं समझाऊंगा अपने दर्शकों को कि कैसे ये सब हुआ है और क्यों हुआ है। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इंडियन मीडिया उसको उस तरीके से नहीं पेश कर पा रही है। सीरिया में जो बशर अल असद थे, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे कल परसों तक, वो और उनके जो फादर थे उससे पहले, उनके तकरीबन 50 साल तक इन्होंने राज किया। बशर ने तकरीबन 24 साल के बाद उनकी सत्ता उखाड़ के फेंकी गई है, और तकरीबन 13 साल से वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा था। रेबेल्स थे वो, जो सीरिया की जो मतलब जो कहानी है, जो दुख भरी कहानी, वो सबको पता है कि क्या चल रहा था सीरिया में। और उसमें तकरीबन 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, और बेघर तो पता नहीं कितने हुए हैं, क्योंकि दुनिया के हर हिस्सों में सीरिया के लोगों का कहीं ना कहीं पे पलायन होता ही रहता है। फिर उस बच्चे की तस्वीर भी सबको याद है जो बीच पे मिला था, आयन अल कुर्दी। उसके बाद भी बहुत ये हुआ था। अब ये ऐसा क्या हुआ कि जो लड़ाई 13 सालों से चल रही थी, वो 13 दिन भी नहीं चली और असद जो है वो एकदम से गायब हो गए। इस पूरी जो जो घटना है उसका जो लीडर है वो है अल मोहम्मद अल जवाली, जो कि इनको पूरे इसको रेबल ग्रुप को लीड कर रहे हैं। तो अल जवाली जो है, उनका जो असल नाम है वो है नाम है अल सारा, और ये इनकी पैदाइश हुई थी सऊदी अरेबिया में। इनके फादर एक पेट्रोकेमिकल इंजीनियर थे, वो सऊदी अरेबिया में रहते थे। 6-7 साल इन्होंने पहले अपने वहाँ गुजारे। उसके बाद वो सीरिया आ गए। दमिश्क के पास एक काफ़ी हाई एंड सोसाइटी थी, उसमें रहते थे, क्योंकि फादर जो इनके थे ही वॉज वेरी गुड, ही वॉज डूइंग वेरी गुड इन हिज लाइफ। फिर जब 9/18 का जो अटैक हुआ, तो उसके बाद ये इनको जिहाद की तरफ थोड़ा सा इनका वो हुआ। फिर ये ISIS ज्वाइन कर लिए, इराक चले गए, इराक में रहे। फिर वहाँ से छूट के आए, 5 साल तकरीबन जेल में रह के। देन ये छूट के वापस आने के बाद सीरिया में, जब इराक में बगदादी की जब IS की सरकार थी, तो उन्होंने इसको यहाँ भेजा सीरिया में, और सीरिया आके इन्होंने अल नुसरा फ्रंट करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। लेकिन इनके बारे में जो US मीडिया और जो US एक्सपर्ट और जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो ये कह रहे हैं कि ये एक प्रैग्मेटिक और बहुत ही प्रैक्टिकल जिहादिस्ट है। क्योंकि जो नॉर्मली जो लोग इस तरीके के काम करते हैं, अगर आप किसी को भी देख लें, चाहे ओसामा हो, चाहे बगदादी हो, वो सारे एक टर्बन पहनते थे और हर वक्त गन लेके रहते थे। मतलब उनका एक अटायर, एक डिफरेंट तरीके का एक वेशभूषा होती थी। ये भी शुरुआत में उसी तरीके की इमेज इनकी भी थी, लेकिन धीरे धीरे ये हैज़ कल्टिवेटेड इस इमेज। और अब जो फोटो आ रही हैं और जो वीडियोस आ रहे हैं, आप उसमें देखो, वो बिना पगड़ी के हैं, पैंट शर्ट में है, टी शर्ट में है, कि मतलब एक ये बताने की कोशिश है कि मैं एक टेररिस्ट नहीं हूँ। हालांकि US ने इसके ऊपर भी 85 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। अब ये क्या हुआ एकदम से कि असद इतने कमज़ोर कैसे हो गए कि भाई 6-7 दिन में ही पूरा खेल पलट गया। तो इसकी शुरुआत जो है, अगर मैं दर्शकों को बताऊं, इसकी शुरुआत उस दिन से होनी शुरू हुई जब अक्टूबर 7 को, जब हमस ने इसराइल पे, जो इसराइल के अंदर घुस के जो उन्होंने लोगों पे किया, फिर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई जो की, फिर बाद में उन्होंने लेबनान पे अटैक किया, ईरान को भी अटैक किया। सीरिया में एक बहुत यूनिक केस था कि सीरिया जो है वो सुन्नी मेजोरिटी नेशन है, और असद जो थे वो शिया थे। ये भी एक बहुत हैरान कर देने वाली बात थी कि असद शिया होके एक सुन्नी मेजोरिटी नेशन पे राज कर रहे थे, जस्ट लाइक सद्दाम हुसैन, कि वो सुन्नी होके शिया मेजोरिटी इराक पे उतने दिन तक राज करते रहे। असद को जो मेन सपोर्ट था वो रशिया का था और ईरान का था। अब भी, और लेबनान, जब ये उनके खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ, तो लेबनान से भी लड़ाके जाते थे, उनके सेना के साथ लड़ते थे, ईरान से भी आते थे, हमस के भी लोग वहाँ जाते थे। लेकिन जब ये इसराइल के से जब लड़ाई हुई, तो इसराइल ने लेबनान का भी नुकसान कर दिया, हिजबुल्लाह का खास के, उन्होंने ईरान को भी नुकसान किया और इनका भी, हमस का भी। तो वो इधर से जो सपोर्ट मिल रहा था, जो आर्म सप्लाई हो रहे थे, वो कट हो गया। उसके बाद
उनको जो अल जवालिनी जो है, अल जवालिनी को जो सपोर्ट आया, वो जो अब जो वो चलाते हैं, वो जो मतलब ग्रुप जो उन्होंने क्या किया इसने कि छोटे-छोटे जो और रेबल ग्रुप थे सबको जोड़ के एक ग्रुप बनाया, अल हयात तहरीर अल शाम। अल शाम मतलब वो जो सीरिया का इलाका है उसको अरबी में वहाँ के लोग शाम का इलाका बोलते हैं। वो मतलब अरबी का एक शब्द है ये। तो उसने सबको अपने साथ लिया। तुर्की से उनको मदद आई है, टर्की ने मदद किया है, इसमें कोई शक नहीं है। टर्की के प्रेसिडेंट ने ओपनली बोला है कि भाई हम, क्योंकि टर्की एक सुन्नी नेशन है, वो हमेशा चाहता है कि मतलब वहाँ पे भी सीरिया में भी एक सुन्नी का ही राज हो। तो इस तरीके से सपोर्ट टर्की से आया है। रशिया ने सपोर्ट उस तरीके से देना बंद कर दिया, क्योंकि रशिया को लगने लगा कि मतलब हम अब यहाँ पे ज़्यादा दिन तक असद को बचा नहीं पाएंगे, असद की सरकार को। तो इस तरीके से ये सारा, और इसराइल के लिए ये एक अच्छी खबर है कि नहीं, ये इसराइल को बाद में पता चलेगा। क्योंकि देखिए, ये जो जुलानी जो है, ये भी शुरुआत इनकी आईएस, अलकायदा इन सब से ही हुई है। तो वो दिमाग में तो ज़रूर उस तरीके के थॉट प्रोसेस तो वही होगा। तो ये भी हो सकता है अभी असद तो चले गए। असद, पहले ये खबर आई कि असद का जो प्लेन था वो क्रैश कर गया, लेकिन अब रात में फिर ये खबर आई कि असद इज़ इन रशिया। वो रशिया में है, उनका परिवार भी वहीं है। तो ये आप ये समझ लीजिए कि शेख हसीना और जो अशरफ गनी के साथ जो हुआ अफगानिस्तान में, वही एक तरह से हुआ, और जो श्रीलंका में भी हुआ था, जो हम लोगों ने देखा, ये इसे प्रॉपर तख्ता पलट है। और सीरिया की जनता इससे खुश है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जॉर्डन, लेबनान, इन सब में जो सीरिया के जो लोग विस्थापित होकर वहाँ चले गए थे, वो वापस आ रहे हैं। ऐसी खबर, मतलब ऐसे वीडियोस भी निकल के आ रहे हैं, ऐसे न्यूज़ भी हैं। तो ये जो पूरे सीरिया की जो कहानी हुई है, जो 6-7 दिनों में एकदम से सारा, जो लड़ाई 13 साल से चल रही थी, वो एकदम से, पहले इन्होंने एलेप्पो शहर पे कब्जा किया। एलेप्पो वहाँ का सेकंड बिगेस्ट सिटी है, जैसा दमिश्क के बाद। फिर इदलिब पे कब्जा किया, फिर होम्स पे, फिर दरा पे जब कब्जा हो गया था, उसके बाद ही हमें लग रहा था कि ये अब आसानी से दमिश्क तक पहुँच जाएंगे। दमिश्क तक पहुँचने में जो मुझे लग रहा था कि शायद उनको थोड़ा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, लेकिन वो बिल्कुल, मतलब एक तो समझ लीजिए ब्लडलेस टॉपलिंग ऑफ गवर्नमेंट हुई है। इसमें किसी की, मतलब दमिश्क में तो किसी की मौत नहीं हुई है। इट्स सेम लाइक जो हमने काबुल में देखा था, कि काबुल में जब तालिबान घुसे तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था। उनको ये लग गया था कि अब हम इनको रेजिस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक चुनौती है, जोलानी का आना एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, रेबल होना आसान है, ठीक है, सरकार चलाना उतना ही मुश्किल है। और सीरिया में आबादी अच्छी खासी है, सीरिया की अपनी बहुत सारी मुसीबतें हैं। सीरिया हमेशा से ऐसा नहीं था। सीरिया वाज वंस अ वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री। इनफैक्ट सीरिया वाज वंस अ क्रिश्चियन नेशन। फिर धीरे धीरे इस्लामिस्ट वहाँ आए, इस्लामिक नेशन हुआ, मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई। अब इस पे हम लोग भी नज़र रखेंगे, और पूरी दुनिया की नज़र इस पे रहेगी कि क्या आगे क्या होगा। सर, सबसे पहले मेरा सवाल नॉर्मल जो दर्शकों का भी होगा कि भारत से इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट बनेगी, जो भी अब विद्रोही ग्रुप गुट था, पहले कैसे रिलेशंस थे, अब जो आने वाले टाइम पे हैं, क्या क्या वो मजबूत होंगे आने वाले टाइम पे? क्या वो भी पाकिस्तान को सपोर्टिंग उस वे में देखते हैं, जैसे या दूसरे नेशन जैसे टर्की है, वो पाकिस्तान को ही देखता है? देखिए, भारत को मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को कोई उससे परेशान होने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, जब अफ़गानिस्तान में भी तालिबान आए थे तो उस वक़्त भी बहुत तरह के ये हो रहे थे कि तालिबान आ गए, अब इंडिया का कुछ नुकसान करेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी उसमें ये है कि वो पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे साथ ही हाँ, बातचीत कर रहे तालिबान हैं। हमेशा इंडिया का ही तो शायद वो हमारे साथ, उनका रिलेशन अच्छा। देखिए, पाकिस्तान के साथ कोई भी रिलेशन रखने में किसी को कोई फ़ायदा तो है नहीं। इंडिया के साथ रिलेशन रखने में बहुत तरह के फ़ायदे हैं। हमारे पास बहुत तरह-तरह के रिसोर्सेज़ हैं, बट मैकेनिज़्म इंडिया है। का एक फैक्टर ये है कि इंडिया इजराइल का सपोर्टर रहा है। हाँ, ये वो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी हमें, वो मतलब ये इस तरीके की बैलेंसिंग इंडिया हमेशा से करता आया। देखिए, हम फ़लस्तीन के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं, इज़राइल के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं। तो ये एक बैलेंसिंग है। रशिया के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं, यूएस के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं। अब इस पूरी लड़ाई में जैसे यूएस ने बोला कि हम बीच में नहीं पड़ना चाहते, फिर रात में उन्होंने तकरीबन 70-75 जगहों पे बमबारी की है। उनका ये कहना है कि हम नहीं चाहते कि जो टेरर नेट के ग्रुप हैं वहाँ पे, वो अब आगे बढ़ें। हम चाहते हैं कि वो सब नष्ट हो जाए। तो उन्होंने कुछ ऐसी जगहों पे बमबारी की है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के लिए कोई ये बहुत नुकसान की बात है। हाँ, अभी थोड़ा-सा वॉलेटाइल सिचुएशन है, तो उसमें हमने अपने नागरिकों को बोला है कि भाई आप सँभाल के वहाँ पे रहें। सीरिया की जब भी हम बात करें तो एक इमेज हमारे माइंड में वो आती है कि वहां पे युद्ध चल रहा है, बॉम्ब स्ट्राइक्स हो रहे हैं, जैसे कि मूवी में दिखाया गया बिल्कुल, होगा बिल्कुल। काफी। सीरिया हमेशा से ही ऐसा रहा है, या फिर वहां पे कुछ ऐसा सीन हुआ था उसके बाद से वो इस नहीं, सिचुएशन में फंस सीरिया गया? हमेशा से बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैंने आपको बताया कि जब सिविल वार, जैसे बशर अल असद के जो फादर थे, वो भी काफ़ी डिक्टेटोरियल थे, लेकिन
उनके राज में सीरिया में हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी, सड़कें थी, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सब कुछ अच्छा था। बशर की जो वाइफ हैं वो खुद वो यूके से उन्होंने पढ़ाई की है, इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई रेग्रेसिव मुल्क है, वो काफ़ी प्रोग्रेसिव कंट्री थी। वो रेबल की वजह से जो लड़ाइयाँ शुरू हुई, फिर उसमें पूरे इंटरनेशनल अगर आप देखेंगे तो सारे इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंट्रीज़ उस लड़ाई में इन्वॉल्व थी। कभी यूएस बमबारी कर रहा है, कभी रशिया उधर से, क्योंकि जब इस तरह की लड़ाइयाँ होती है तो 2-3 गुट हो जाते हैं। तो वो सीरिया में मुझे लगता है कि अब शायद स्थिति पहले से बेटर हो गई। तो ये थी कुछ जानकारी सीरिया के बारे में। इस पे हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।